हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट परिवार में। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, रामचंद्रन प्लॉट। हम लोग ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या पढ़ना होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग बेसिक से जानने की शुरुआत करते हैं और एंड तक इस लेक्चर को देखिए और A to Z चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले रामचंद्रन प्लॉट को समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए, जिसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि दो अमीनो एसिड अगर जुड़ेंगे, ठीक है, दो अमीनो एसिड को मैं साथ में जोड़ती हूँ, इसको बॉन्ड बनाने के लिए ये जो होगा बनेगा, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सिंपल जो मैंने ये एक टर्म बोला ये ठीक है अपने जगह पे, पर यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि किसी भी प्रोसेस को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो उस रिएक्शन को समझते हैं, क्यों रामचंद्रन प्लॉट में प्रोटीन को ही पढ़ा गया, अमीनो एसिड को ही पढ़ा जा रहा है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले कोई भी दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी कंडेंस होके एक मॉलिक्यूल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? इसके अलावा ये जो सिंगल मॉलिक्यूल जब बना तो इसमें बनने के प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, यानी कि H2O का रिलीज हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की जगह और भी चीज़ों का लॉस हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं यानी कि वाटर का लॉस हो रहा है। तो जैसे आप इस पूरे रिएक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हमें बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे आप देखो COOH है एंड में, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। अब दोनों में ही ऐसा है कि इस साइड भी आप देखो कि अमीनो ग्रुप है और इस साइड COOH है, यानी कि एक COOH दूसरे NH2 से बॉन्ड बना रहा है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए इस रिएक्शन को, क्योंकि अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, तो इसमें पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वाटर का लॉस हुआ, ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जा रहा है और एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल बनना था। इसके अलावा ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे आप देखो ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, कार्बोक्सिलिक एंड था ये, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, NH है। इन दोनों के बीच में C और N के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इसको एमाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया है इस डायग्राम से। आगे बढ़ते हैं, इसमें सीखने की चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना भी आप लेक्चर देख लो ना, वो समझ में नहीं आता है। तो रामचंद्रन प्लॉट तो आज अच्छे से समझ के जाएंगे। तो ये जो अमीनो एसिड है, जैसे पहले ही मैंने बात किया कि अमीनो एसिड है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक अमीनो एसिड को मैं दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन कराती हूँ, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे ऐसे मैं ढेर सारे ज्वाइन करा सकती हूँ। तो किसको क्या बोलेंगे इसको समझते हैं। जब लॉन्ग पॉलीमर होगा अमीनो एसिड का, यानी कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। प्रोटीन्स आर दी लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। जबकि पेप्टाइड क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए आपको याद रखना है, दोनों चीज़ों को अलग अलग लेना है, दोनों को अच्छे से समझना है। प्रोटीन्स लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड हो गए, पेप्टाइड्स क्या हो गए? शॉर्ट पॉलीमर्स हैं ये अमीनो एसिड के, यानी कि मैं इतना अगर कंसीडर करूँ तो ये क्या होगा? एक पेप्टाइड होगा, ठीक है। टू अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये दो अमीनो एसिड किससे लिंक होगा? पेप्टाइड बॉन्ड से। इसको एमाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अब अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड
कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा अमीनो ग्रुप भी उसमें प्रेजेंट होगा, यानी कि 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जब भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो एसिड का तो हमेशा 2 एंड आपको मिलेगा, एक एन टर्मिनल मिलेगा, एक सी टर्मिनस मिलेगा। यानी कि जब भी हम लोग एन और सी टर्मिनस पढ़ते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। तो आप देख लो NH2 है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है एक, और यहाँ पे COOH में क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए एक को हम लोग एन टर्मिनस बोलते हैं, एक को सी टर्मिनस बोलते हैं। ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डायग्राम अगर आप देखो ना तो ये सिंपल एक डायग्राम है जिसमें कि आपको एक कार्बन दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन है, और ये किससे अटैच है, एक साइड में अमीनो ग्रुप से अटैच है, एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है। ऊपर देखो इसके हाइड्रोजन है, और नीचे R एक साइड चेन है। ये साइड चेन बोलने का मतलब है कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल अटैच होगा उसके बाद इसका नेम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, साइड चेन में जो भी अटैच होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो सकता है अटैच। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं पेप्टाइड बॉन्ड के। सबसे पहले पोलर फीचर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हम लोग को पढ़ना है, पोलर नेचर पढ़ना है। तो अगर मैं पोलर नेचर की बात करूं तो आपको समझना होगा ये चीज़ कि जब मैंने ये मॉलिक्यूल दिखाया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है। तो ये क्या होता है कि ये जो नेचर है ना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उस पर कुछ चार्ज होगा और दूसरे साइड में भी एक चार्ज होगा। तो इसको अगर हम समझे ईजिली, अगर इसको समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट यहाँ क्रिएट होता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल का क्या है, पोलर नेचर है, डाइपोल मोमेंट इसमें होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ निगेटिव होगा। तो ये क्या है कि इसको पोलर नेचर प्रोवाइड करता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है, ये हम लोग को क्लियरली पता है, ये अमीनो एसिड का फीचर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें फीचर्स अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपको पहले फीचर्स में बताऊंगी, फिर रामचंद्रन प्लॉट पे कब आप पहुंच जाओगे ना और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये है दे हैव एमाइड लिंकेज। ये हम लोग को पता है कि 2 अमीनो एसिड के बीच में अमाइड लिंकेज होता है, फॉर्म्ड बिटवीन द अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो ग्रुप जो था एक अमीनो एसिड का, और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर। जो हम लोगों ने डायग्राम भी देखा था, 2 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो बॉन्ड कहाँ बन रहा है, 2 चीज़ों के बीच में बन रहा है। एक पहला क्या है, अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ पहला अमीनो एसिड और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, और इस प्रोसेस में वाटर का रिलीज हो रहा था एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोल रहे थे। अब जो अमीनो एसिड बच गए, ये जो बन गया अमीनो एसिड बच गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड रेसिड्यू। यानी सारा प्रोसेस होने के बाद जो हम लोगों के पास रेसिड्यू बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड रेसिड्यू, वाटर निकलने के बाद। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि बिना एनर्जी लगे ये प्रोसेस नहीं होगा। तो कितनी एनर्जी चाहिए, +21 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए होता है एक बॉन्ड बनने के लिए। तो एक बॉन्ड बनेगा, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, एंडरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे। अब इसमें एनर्जी लग गई, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही मजबूत होगा, जितनी मुश्किल से ये बना है उतनी ही मुश्किल से ये टूटेगा, यानी बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड बनता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है, इसके पास क्या है, हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है कि जो इसके पास लोन पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, वो बार बार चेंज होते रहेंगे, यानी कि ये सिंगल भी नहीं है, ये डबल भी नहीं है, ये बीच का है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके पास। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जब ये कैरेक्टर जब पार्शियल डबल बॉन्ड का है तो जो स्ट्रेंथ आएगी ना, बॉन्ड जो बनी हुई है वो अलग आएगी, और बॉन्ड लेंथ भी इसकी वजह से चेंज होगा। तो ये फीचर जो है वो क्या करता है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ क्रिएट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स का। ये जो बॉन्ड बनेगा इसका शॉर्टर वेवलेंथ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा, और ये जो दिया हुआ है ना बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.32 एंगस्ट्रम के आसपास इसका बॉन्ड लेंथ होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया दे देता है जो पेप्टाइड बॉन्ड को और स्ट्रॉन्गर बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब अगर डायग्राम के थ्रू अगर देख करके समझा जाए ना, तो आप देखो किस तरीके से बॉन्ड लेंथ, आप देखो यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, ये चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक इसको स्ट्रक्चर देते हैं, रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम लोग, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे देखो कि मूवमेंट हो रहा है, कभी यहाँ पे आएगा कभी यहाँ पे आएगा। ये क्या है, ये नेचर प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैंने क्या बताया था कि इनके पास क्या कैरेक्टर है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप देखो कि यहाँ पे पहले था डबल बॉन्ड, अब ये यहाँ पे है और ये चेंज हो रहा है, इंटरचेंजेबल है। और यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव है डाइपोल किस पे, ऑक्सीजन पे, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ रहा है, ये जो कन्फिग्रेशन है इसके वजह से आ रहा है। इस वजह से ये क्या दिखता है, रिजिड और प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर बनेगा इस पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। इसके अलावा जब इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है तो दो ही पॉसिबल कन्फिग्रेशन हम देखते हैं इसमें, जो पेप्टाइड बॉन्ड का देखने को मिलता है। एक सिस कन्फिग्रेशन है, एक ट्रांस कन्फिग्रेशन है, यानी कि आइदर सिस में रहेगा वो स्ट्रक्चर या फिर ट्रांस में रहेगा। ट्रांस में क्या होता है, दो ऑपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेगी कन्फिग्रेशन इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्टेबल बनाते हैं। और जब एक साइड दो चीज़ें आ जाएंगी तो आप सोचो कि हिंड्रेंस अपने आप ज़्यादा होगा। एक ही जगह पे अगर मैं ढेर सारे लोगों को भर दूं तो वो तो अपने स्पेस के लिए लड़ेंगे ना, तो ये बेसिक चीज़ होती है। तो देर आर टू पॉसिबल कन्फिग्रेशन फॉर ए पेप्टाइड बॉन्ड, सिस कन्फिग्रेशन, ट्रांस कन्फिग्रेशन। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी आएंगे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब जैसे कि इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ पाओगे, जैसे मैंने बोला कि पेप्टाइड जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, दो फॉर्म में रह रहे हैं, या तो ट्रांस में रहेंगे या तो सिस में रहेंगे। तो ट्रांस में आप देखो कि यहाँ पे जो R है, यहाँ पे जो R है, ये क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड जो साइड चेन है, R क्या है, साइड चेन है। तो साइड चेन आप देखो कि ये दोनों एक जगह पे आ गया है। एक जगह पे आ जाने से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक तरीके का, कि एक जगह पे दो मॉलिक्यूल्स हैं तो एक दूसरे के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस करेंगे, मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत लाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये क्या होता है कि दोनों अपने अपने जगह पे, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि ट्रांस जो है क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो सिस है वो क्या है, लेस स्टेबल है। क्लियर हो गया, क्योंकि कन्फिग्रेशन ही ऐसा है, दो ही कन्फिग्रेशन में रह रहा है। तो ज़्यादातर अमीनो एसिड में क्या होता है कि रेशियो जो होगा सिस और ट्रांस का, वो कैसा होगा, 1:1000। ठीक है, 1:1000 मीन्स क्या कि 1000 में से एक सिस के तरह रहेगा और ज़्यादातर क्या रहेगा, ट्रांस में, क्योंकि ट्रांस स्टेबल है। तो जो चीज़ें स्टेबिलिटी दे रही हैं इसको, वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर। तो जब स्टेबल है तो वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा, और जब स्टेबल नहीं होगा तो वो किस फॉर्म में, सिस के फॉर्म में। तो 1:1000 का ये रेशियो होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है टॉर्सन एंगल और स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस किस वजह से होता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सीक्वेंस में एक एक चीज़ें मुझे बतानी है, मुझे याद रखनी होती है कि ठीक है, अभी स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि मैंने ये टर्म ऐड ऑन कर दिया था तो अब मैं बता देती हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इंटरफेरेंस क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो क्या एक स्पेस में रहते हैं। ठीक है, एक स्पेस में रह रहे हैं तो एक टाइम पे दो चीज़ें एक ही स्पेस में नहीं रह सकती। एक स्पेस में एक ही चीज़, उतना जो स्पेस है वो वही ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या होता है कि जब हम दो चीज़ों को एक टाइम पे एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, जो इनका स्पेस बना हुआ है उसमें हम एक और चीज़ ऐड कर दे रहे हैं। सिंपल अगर मीनिंग में समझाऊं तो क्या होगा कि उनके बीच में फिजिकली क्या होगा कि एक
कोलिजन शुरू हो जाएगा, लाइक एक क्लैश शुरू हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक हिंड्रेंस, जैसा कि इस केस में आपको दिखने को मिलेगा। तो स्टैटिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा, सिस में ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादातर नहीं पाया जाता है। इस फॉर्म को ज़्यादा 1 के रेशियो में ही, इसको 1:1000, यानी कि 1000 में ये है और ये 1, इनमें से 1 एक बार में ये आएगा, ठीक है। तो रेशियो से आप समझ सकते हो कि ये बहुत कम पाया जाता है, ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, और स्टैटिक हिंड्रेंस कम है इसलिए स्टेबल है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये समझ में आ गया। अब क्या होती है ना चीज़ें कि एक कोई मॉलिक्यूल है, टॉर्सन एंगल की अगर हम बात करें तो एक कोई मॉलिक्यूल है, उसमें कितने रोटेशंस पॉसिबल हैं अलोंग द पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि एक मॉलिक्यूल है ऐसा, एक मॉलिक्यूल है ऐसा। अगर मैं इनको ऐसे भी रख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी रखती हूँ, तो ये क्या है, सिस अरेंजमेंट है, और ऐसा रख दी तो ये क्या है, ट्रांस अरेंजमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि कितने रोटेशंस पॉसिबल हैं। एक स्पेस में मॉलिक्यूल है तो वो एक स्पेस में अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, एक स्पेस में वो रह रहा है, तो वो कितने ओरिएंटेशंस में रह सकता है। आप ही बोलो कि मैं आपको बिठा दूं, दिन भर बोलूं कि एक चेयर है, इस पे तुमको इसी तरीके से बैठना है, तो आपके लिए भी डिफ़िकल्टी होगी ना। उसी तरह मॉलिक्यूल्स के साथ भी यही केस है कि वो अपने एंगल्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें वो ज़्यादा स्टेबल हो उस फॉर्म में वो आ सकते हैं। तो यही है सिस ट्रांस अरेंजमेंट कि किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो टॉर्सन एंगल भी आपको समझ में आ गया, कितने रोटेशन पॉसिबल हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो मेरा अंगूठा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके अलोंग कितना मूवमेंट मैं करा सकती हूँ, कितना पोजीशन ये ले सकता है, तो वही है रोटेशन पॉसिबल अलोंग दी पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलिए टॉर्सन एंगल्स को अब समझेंगे कि टॉर्सन एंगल्स कब कितने होंगे, कैसे चेंज होंगे, किस बॉन्ड में कैसे होंगे। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो है कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो पहले हम लोग क्या जान रहे थे, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा था उसमें। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था तो उसको हम लोग टॉर्सन एंगल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। जब भी कार्बन और नाइट्रोजन की बात होगी तो ओमेगा होगा, और इसमें बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टॉर्सन एंगल होंगे, जिसको क्या हम लोग बोलेंगे, दो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा था, सिस और ट्रांस। सिस कब होगा, सिस 0 डिग्री पे होगा और 180 डिग्री पे ट्रांस मिलेगा। तो ये 0 और 180 डिग्री पे दो ही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मिल रहे थे, सिस और ट्रांस। तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन एंगल जो है इसमें देखो आप कितना रेस्ट्रिक्टेड है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ही है, रेस्ट्रिक्टेड ओरिएंटेशन है इसका। इसके अलावा ये जो दो टाइप्स इसको देखने को मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डियास्टेरोमर्स, ठीक है। इसको ये नाम दिया है हम लोगों ने, जो पढ़ाई किया है हम लोगों ने उस हिसाब से दिया है, मैंने खुद से तो नहीं दिया है। सेकंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, सी अल्फा, यानी कि अल्फा से जब कार्बन ये कनेक्टेड है, सी अल्फा टू कार्बन और सी अल्फा टू नाइट्रोजन, दो तरीके के बॉन्ड इसमें भी हैं। तो आप देखो इसमें कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, सी अल्फा टू कार्बोक्सिल कार्बन है ये। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि यहाँ पे साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके टॉर्सन एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी सी अल्फा सी होगा तो उसके बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, साई बोलेंगे। उसका जो एंगल ऑफ मूवमेंट होगा, जिसमें जो भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको हम लोग साई बोलेंगे। और सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में जब भी बॉन्ड होगा, इसमें भी कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इस एंगल से फ्री रोटेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे आप देखो कि -180 डिग्री टू +180 डिग्री तक पॉसिबल है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएगा वो बहुत वाइड रेंज में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं कि जब 180 डिग्री टू माइनस से 180 प्लस तक है ये, तो ये क्या है, 360 डिग्री रोटेशन है एक तरीके से। उसके अलावा फोर्थ जो है साइड चेन भी है,
साइड चेन में C-alpha-2R। यहाँ पे क्या है कि आप बैकबोन देख लो, साइड्स देख लो, साइड चेन जो है वो सबका एंगल आपको पता होना चाहिए कि किस पे कौन सा एंगल लग रहा है, क्योंकि टॉर्सन एंगल ही डिसाइड करेगा कि कितना किसका मूवमेंट होगा। तो एक हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि बैकबोन है, वो समझ गए हम लोग। उसके अलावा भी तो साइड चेन्स हैं, उसके अलावा भी कार्बन के साथ कार्बोक्सिल COOH है, उसमें जो कार्बन है अल्फा कार्बन के साथ उसका बॉन्डिंग जो है, फिर नाइट्रोजन के साथ जो उसका बॉन्डिंग होगा, ये सबका क्या है, अपना अपना एंगल है। टॉर्सन मूवमेंट सबका अलग अलग होगा। तो साइड चेन की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका इसका भी टॉर्सन एंगल क्या है, -180 डिग्री टू +180 डिग्री। ये इसका भी इतना ही है। अब हम लोग को ये समझ में आ गया ना, तो अब इसमें जो है ज़्यादातर अमीनो एसिड जो है हम लोगों को पता है कि जो कि सिस और ट्रांस अरेंजमेंट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो 1,000:1 का रेशियो जो मैंने बताया, तो उसमें ज़्यादातर में क्या होता है कि ट्रांस कन्फिग्रेशन में ही मॉलिक्यूल रह रहा है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस में जैसे कि अगर मैं प्रोलीन बोलूँ, प्रोलीन जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और वो उसमें हिंड्रेंस भी बहुत ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस। उसमें क्या होता है कि या तो बार बार बदलता रहेगा, यानी कि एक बार सिस हो रहा है, एक बार ट्रांस में आ रहा है, एक बार सिस हो रहा है, एक बार ट्रांस में आ रहा है। तो ये जो 1:1000 का रेशियो था, ये उसमें नहीं होगा, प्रोलीन में नहीं होगा। उसमें 1:4 यानी नियरली इक्वल है, यानी कि बदल रहा है उस तरीके से। सिस और ट्रांस में वो बदलता रहेगा, क्योंकि दोनों ही साइड में उसको स्टेरिक हिंड्रेंस ही मिल रहा है, यानी दोनों में स्टेबिलिटी उसको उस तरीके की नहीं मिलेगी। तो प्रोलीन अपने आप में ही एक बहुत रिजिड मॉलिक्यूल हो जाता है। उसके अलावा उसका जो एंगल है वो -60 डिग्री ही है। -60 डिग्री पे उसका हम लोग जो भी वैल्यू देखेंगे उसी में मिलेगा। तो रेंज जो है उसका जो फाई का वैल्यू होगा वो एंगल होगा क्या, -60 डिग्री। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग रामचंद्रन प्लॉट की अब बात करते हैं। अब हम लोग फाइनली रामचंद्रन, उसके सारे बेसिक हम लोग समझ लिए। अब रामचंद्रन प्लॉट क्या है, तो रामचंद्रन प्लॉट एक 2 डायमेंशनल प्लॉट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ये एक प्लॉट है। और ये क्या शो करता है, अलाउड कॉम्बिनेशंस ऑफ टॉर्सन एंगल्स। ये क्या शो करता है, अलाउड कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्सन एंगल्स, यानी कि कितने टॉर्सन एंगल्स पे कौन सा अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग ये पता लगा सकते हैं। यानी कि हमको पता चल गया कि किसका किसका टॉर्सन एंगल क्या होगा। किस भी प्रोटीन, जो भी प्रोटीन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हमको उसका चेन पता है, किस चीज़ का बना हुआ है, क्या बना हुआ है। तो हम लोग बता सकते हैं ना कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, टॉर्सन एंगल कहाँ पे कितना है और उससे कितना परमिशेबल है, वो देख पाएंगे। तो ये है विच शोज द अलाउड कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्सन एंगल्स फाई एंड साई। फाई और साई का वैल्यू बता करके 0 to 180 डिग्री जो है, प्लस और माइनस में, +180 डिग्री -180 डिग्री, ये एंगल के बीच में कितने प्रोटीन्स अलाउड हैं, मतलब कितने अमीनो एसिड्स उसमें मिल रहे हैं। तो इट वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाई GN रामचंद्र। GN रामचंद्रन थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिटरमाइन किया था। ये एक 2D प्लॉट है जिसमें हम लोग टॉर्सनल वैल्यू, हम लोग टॉर्सन एंगल्स जान चुके हैं, तो किस वैल्यू पे क्या क्या प्रेजेंट है वो हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो ये प्लॉट जो है वो रिलेटेड किससे है, पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड है ये, ठीक है। पेप्टाइड्स आर शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, हमको पता है। इसके अलावा अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड है, ये भी हम लोग को पता है। अब अमीनो एसिड जो है लिंक्ड है पेप्टाइड बॉन्ड से। इसके अलावा दे आर एमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन दी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड टू दी अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। ये क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होते हैं, उनके बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ डिस्कस किया गया है। ये लिंकेज जो है कॉम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। हम लोग को पता है कि वाटर लॉस होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और इसको जो भी प्रोसेस इसमें हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ये क्लियर है। अब देख लेते हैं कि जो भी एंगल्स थे, हम लोगों ने एंगल्स तो पढ़ लिए, अब प्लॉट में अब देखते हैं। रामचंद्रन प्लॉट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे फाई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे साई की वैल्यू दी हुई है। तो सिंपल अगर मैं इसको आपको बताऊं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बार देखने को मिलते हैं।
तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ग्लाइसिन का भी दे दूं। ग्लाइसिन में क्या होता है कि आर जो चेन है, जो अमीनो एसिड नॉर्मल होता है वहाँ पे एच है, ठीक है, तो वो सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मॉलिक्यूल है और उसको वाइड रेंज में पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अलाउड कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ग्लाइसिन का है, और सबसे रेस्ट्रिक्टेड जो पाया जाता है, जो सबसे कम पाया जाएगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम है, वो क्या है, प्रोलीन है। तो ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे आप देखो वाइट रीजन है, कलर्ड रीजन है, तो कलर्ड रीजन ही अलाउड कॉन्फ़िगरेशन है। यही रामचंद्रन प्लॉट में बोला गया है कि ये जो कलर्ड रीजन है इसी में बस प्रेजेंट है। जो भी अमीनो एसिड हम पढ़ेंगे, जिनका भी टॉर्सन एंगल पढ़ रहे हैं, बस ये कलर्ड रीजन में ही वो प्रेजेंट है। बाकी जो वाइट, पूरा कंप्लीट वाइट सीट है, ये क्या है, डिसअलाउड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, डिसअलाउड। वाइट रीजन क्या है, डिसअलाउड कॉन्फ़िगरेशन है। और कलर्ड रीजन क्या है, अलाउड कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, इसमें अलाउड है, मतलब इसी में जो टॉर्सन एंगल्स हम लोग को दिखने को मिल रहे हैं उतने उतने पे ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बीटा सीट आप देख लो, बीटा सीट है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपको बता दिया जाएगा कि इसको ए से डिनोट कर दिया गया, इसको बी से, इसको सी से, और आपको अलग अलग नेम्स दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंटी पैरेलल बीटा सीट दे दिया गया, पैरेलल बीटा सीट दे दिया गया, या कोलाजन दे दिया गया, और फिर आपको बोला जाएगा कि इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ABC है। ढेर सारे ऑप्शंस आपको दे दिए और उसमें से ABC का जो एग्जैक्ट होगा, उसमें ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, जो मैच करेगा आपको वो लिखना होगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये इस सीट से पता चल रहा है। वाइट सीट क्या है, डिसअलाउड कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, आप देखो। और जहाँ प्रेजेंट भी है, कलर्ड में है भी, अलाउड है, वो बहुत कम कम जगह पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ज़्यादातर क्या है, वाइट में है। तो ये क्या है, आइडियलाइज्ड फाई एंड साई एंगल्स हैं, जिसमें कि प्रेजेंट है, आइडियल साइट्स हैं ये, जिसमें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, बीटा सीट हो गए, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो गए, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो गए, इस तरीके के हो गए, कोलाजन हो सकता है। फिर और भी एग्जाम्पल्स है, एंटी पैरेलल बीटा सीट हो गया, पैरेलल बीटा सीट हो गया। तो ये सब कुछ जो है हम लोग एक बस प्लॉट देख करके बता सकते हैं। इस प्लॉट की क्या यूटिलिटी है कि हम लोग स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता रहा है कि इतने से इतने एंगल पे होगा, तो हम लोग स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे। प्रोटीन, अमीनो एसिड कहाँ पे किस तरीके से मिल रहा है, किसका टॉर्सन एंगल क्या होगा, ये सब कुछ प्रिडिक्ट बस इस रामचंद्रन प्लॉट को देख के हम कर सकते हैं। तो ब्लैक ऐसे अगर बहुत सारी जगह आपको डायग्राम ब्लैक में मिलेगा, जैसे ये कलर्ड में आपको मिला हुआ है, तो ये कलर्ड में ज़्यादातर आपको नहीं मिलता है, ब्लैक में मिल जाता है, डार्क कलर में रहेगा। तो ये क्या बताता है कि डार्क कलर जो है, ये जो है आपको क्या बताएगा, स्टेरिकली अलाउड फाई एंड साई वैल्यूज, यही बताता है ये। तो ये स्टेरिकली इस तरीके से अलाउड फाई और साई का वैल्यू है। आप देखो यहाँ पे -80 डिग्री है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +80 डिग्री। ये फाई का इधर डिनोट कर रहा है, ये साई का डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट सारी होती हैं। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अलाउड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाई और साई का ज़्यादातर एरियाज में अलाउड है प्लॉट में। और जो प्रोलीन है, क्योंकि उसका साइक्लिक नेचर है, उसमें स्टेरिकली हिंडर्ड वो ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा आपको, यानी कि कन्फर्मेशनली वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो एग्जाम्पल में आप प्रोलीन लिख लेना, जो कि स्टेरिकली मतलब डिसअलाउड है, एक तरीके से कन्फर्मेशनली रेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं इसको, कन्फर्मेशनली रेस्ट्रिक्टेड है। और ग्लाइसिन जो है
वो सबसे ज़्यादा अलाउड है, यानी कि बॉर्डर रेंज होगा उसका ब्रॉडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्लाइसिन क्या है, इसको हम लोग ब्रॉडर रेंज में पा सकते हैं, रेंज कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी और आगे डिटेल्स जानना है जो कि शायद मैं डिस्कस ना कर पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प रखने वाले थे, लिमिटेड चीज़ें डिस्कस करने वाले थे, और जिससे समझ में आया आपको टॉर्सन एंगल्स क्या हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसी सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो उतनी चीज़ें ही डिस्कस करनी थी मुझे, तो मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट्स में जा कर के बता सकते हो मुझे कि आपको और क्या जानना है रामचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस आपके इतने से ही बनेंगे, और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। और आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि पीजी जूलॉजी के लेक्चर्स, बॉटनी के लेक्चर्स अब शुरू हो चुके हैं। आज ये फर्स्ट आपका डेमो क्लास था, अब हर एक दिन ऐसे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हो, बस पेमेंट ज़्यादा नहीं है। पीजी कोर्सेज का फ़ी आपको जो मिल रहा है वो आप देख लो कितने कम है, तो आप आराम से हमें ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है, उससे ज्वाइन करके आप हमसे डे टू डे इनकाउंटर कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, इसके अलावा पीवाईक्यू डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करोगे, आप प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई है, ये डेमो वीडियो पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि अरे यशस्वी मैम अच्छा पढ़ाती हैं तो तुम भी पढ़ लो, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ आपको यहाँ काम नहीं आने वाले, इसके अलावा भी जो आप तैयारी करोगे उसमें भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। जूलॉजी में आप कुछ भी पढ़ो, रामचंद्रन प्लॉट मिलेगा ही। इसके अलावा भी जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो कनेक्टेड रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।